आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा में बात कश्मीर की रवायत और सकाफत के स्याह दिन की। जी हां, सयाहत के स्याह दिन की। दरअसल पीर का दिन जम्मू कश्मीर की सयाहत के लिए स्याह दिन ही साबित हुआ। यहां श्रीनगर के नारबल इलाके में संगवारी की जद में आने से चेन्नई के 22 साला सयाह थिरुमनी की मौत वाकई हो गई। संगवारी के इस वाकये में 4 दीगर सयाह भी जख्मी हो गए। एफआईआर दर्ज कर ली गई, मुलजिमों की तलाश भी शुरू हो गई। लेकिन इस एक वाकये ने कश्मीर को जो जख्म दिया है वो शायद कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि कश्मीर की तारीख में किसी सयाह पर हमला पहली बार हुआ है। पहली बार किसी इस तरीके के हमले में कोई सयाह मारा गया है। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि कहां गई कश्मीर के मेहमान नवाजी? क्या होगा सयाहत के कारोबार का और कितनी मुतासिर होगी कश्मीर की मईशत अगर सयाहों ने मुंह मोड़ लिया वादी कश्मीर से? इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो में इस वक्त 3 खास मेहमान हैं। शैलेंद्र सिंह साहब जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वहीं हमारे साथ बीजेपी के लीडर अशोक ठाकुर साहब भी यहीं से मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे साथ अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन सैयद अतर हुसैन देलवी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ भीम सिंह जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के मेंबर हैं, उसके लीडर हैं। और इसके अलावा भी श्रीनगर के स्टूडियो से 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। शुरू करते हैं आज का मुद्दा। ये खूबसूरत वादियां, ये नजारे, बर्फ की सफेद चादर से ढका ये दिलकश मंजर जमीन की जन्नत यानी कश्मीर के हैं। और इन्हीं खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल इस जन्नत का दीदार करने यहां पहुंचते हैं। यही वजह है कि रियासत जम्मू और कश्मीर की मईशत की बुनियाद भी सयाहत ही है। लेकिन अफसोस, धरती की जन्नत को शायद किसी की बुरी नजर लग गई है। तभी तो गुजरते वक्त के साथ कश्मीर की रातें स्याह से स्याहतर होती जा रही हैं। अंधेरी रातें खौफ की अलामत बन चुकी हैं उनके लिए भी जो इसे जन्नते बेनजीर समझा करते थे। ऐसा ही एक शख्स इस किम्स अहाते में दाखिल हो रही इस एम्बुलेंस में भी है, लेकिन जिंदगी साथ छोड़ चुकी है। और ये सब हुआ संगवारी में। जिसका अंदेशा था वो ही हुआ। एहतजाज के इस तरीके ने एक शख्स की जान ले ली। चेन्नई का रहने वाला 22 साला थिरुमनी दोस्तों और अजीजों के साथ कश्मीर घूमने आया था। साथियों को क्या पता था कि मौजूदा सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ताजियत के लिए खुद वजीर आला महबूबा मुफ्ती अस्पताल पहुंची, लेकिन दिलासों से इंसानी जिंदगी की तलाफी भला कैसे मुमकिन हो सकती है? ये पहला मौका है जब तशद्दुद के सबब किसी सयाह की मौत वाक़ई हुई है। हालात कितने भी खराब रहे हों, लेकिन वादी में सयाहों को कभी टारगेट नहीं किया गया था। उन्हें कोई गजंद नहीं पहुंचाई गई। वादी के ताल्लुक से मुल्की सतह पर सभी कश्मीरियों की मेजबानी के मुतरिफ रहे हैं। सभी इसका बरमला इजहार भी करते हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद सालों में वादी में सयाहती सरगर्मियों में खासा इजाफा भी हुआ। लेकिन पीर के वाकये के बाद यकीनन लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए माना गया है और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि यहाँ के लोग मिलकर, सभी वर्ग सोसाइटी के मिलकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, पुलिस की मदद करेंगे और उनको पुलिस के हवाले करेंगे ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। संगवारी के वाकयात में जिस तरह से बेतहाशा इजाफा हुआ है, उसके पेश नजर अनहोनी का अंदेशा पहले ही जाहिर किया जाने लगा था। 30 अप्रैल को अनंतनाग के अशमुकाम में सयाहों की बस पर पथराव किया गया था। इसमें केरल के 7 सयाह जख्मी हुए थे। अगले ही दिन शोपियां के जुवारा में भी एक स्कूल बस को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त बस में 50 तलबा सवार थे।
पथराव में 2 मासूम बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। नायब वजीर आला का साफ कहना है कि ये सब पाकिस्तान परस्त लोग हैं। ये अभी तक अपनों को निशाना बनाते थे, अब इनकी जद में सयाह भी आ गए हैं। ये जो हमारी स्टेट की इकोनॉमी, खास करके कश्मीर की इकोनॉमी इस बात पर चलती है कि जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं तो वो हमारी रोजी रोटी का साधन है। मुझे आपके माध्यम से मैं सिविल सोसाइटी को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग इस प्रकार की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं उनको डिमोलिश करना चाहिए। अभी तक ये वाजे नहीं हो सका है कि पीर का सानिहा हादसाती तौर पर पेश आया या फिर जानबूझकर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। मरकजी हुकूमत ने भी इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया है। वजीर दिफा ने वाज़ेह किया है कि मिलिटेंटों के खिलाफ नरमी नहीं की जाएगी। We have to understand first about putting everything back at the doorstep of the army to say, are you too firm? They have to be firm as regards terrorists. But at the same time, I appreciate that we need to have a lot more free movement of tourists, safe movement of tourists, so that normalcy can be restored. And what happened yesterday was absolutely unfortunate. It cannot be accommodated. वाक़े के दूर रस असरात मुरत्तब हो सकते हैं। सयाहों की आमदो रफ्त का सिलसिला इस हादसे के बाद मुतासिर होने का पूरा इम्कान है। जाहिर है इसका सीधा असर रियासत की मईशत पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी का पूरा दारोमदार सयाहत पर ही टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इतने अफसोसनाक वाक़े के बाद जाहिर सी बात है कई तरह के रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं और बाकायदा साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर के तनकीद की, इसकी मजम्मत की है। बदकिस्मती से लगातार पिछले 3 साल से आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं कश्मीर की वादी में वो ख़राब होते जा रहे हैं और यही नतीजा है। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ मरकज़ को भी और रियासत के हुकूमत को भी कि अगर वो जल्दी से हालात को काबू में नहीं लाते शायद इससे और ज़्यादा बदतर जो है सिचुएशन जो है रियासत में होगी। लेकिन अभी तक तो कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहा। शायद कल के हादसे के बाद मत नए सिरे से अब सुनवाई होगी। सियासी बयानबाजी अपनी तरफ, लेकिन वाकई कश्मीर का जो आम शख्स है और आम बाशिंदा है वो इसको लेकर के शर्मसार है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि संगबारी के वाकये में एक सयाह की मौत हो गई हो। और यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कश्मीर की मेहमान नवाजी कहां गई? क्या होगा अगर सयाहत का कारोबार इस तरीके से मुतासर होगा? और ये जो मामला सामने आया उसके बाद कारोबार को कितना असर पड़ेगा और कितनी मुतासिर होगी कश्मीर की मईशत अगर सयाहों में मुंह मोड़ दिया वादी कश्मीर से तो। और इसके अलावा भी तमाम दूसरे पहलू हैं, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। एक बार फिर से अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के लीडर शैलेंद्र सिंह साहब। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है अशोक ठाकुर जी, और अंजुमन मिनहाजी रसूल के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर भीम सिंह साहब, और हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से 2 खास मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्ट साहब जो कि कश्मीर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ इसके अलावा श्रीनगर स्टूडियो से ही मौजूद हैं मोहम्मद यासिर रेशमी साहब जो कि पीडीपी के लीडर हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर, और मैं मोहम्मद यासिर रेशी साहब आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इक्तदार में हैं और पीडीपी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई मेहमान, कोई सयाह उसकी रियासत में आ रहा है तो उसकी जान और माल की हिफाजत की जाए, और आप इसमें चूके हैं, आपकी ये कमी है और आप इसमें फेल हुए हैं। क्या आप ये मानेंगे? बिल्कुल, ये आपकी ये जो वाकया है ये अफसोस का वाकया है, इसको तो पहले हम मजम्मत करेंगे। बाकी रही जिम्मेदारी की बात, ये आपको पता ही है कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं, हम किन ये जो इस वक्त जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है किन हालातों से गुजर रही है, कितने बंदूक से के सायों में हम गुजर रहे हैं, ये भी देखने की जरूरत है। इसमें खाली गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये खाली रेशी साहब मैं बीच में रोकूंगा, माफी के साथ मैं चाह नहीं रहा था कि मैं रोकूं, लेकिन आपने जो बात कही, क्या ये वाकयात, ये हालात 90s के दौर से भी ज्यादा बुरे हो गए हैं कि यहां पर सयाह को निशाना बना करके उसे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सर।
आप जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं। नहीं, कश्मीर में हालात तो ऐसे हमेशा से रहे, लेकिन इस तरह से किसी सयाह को पत्थर मार के मार देना ऐसा नहीं हुआ। करने दीजिए मुझे। अगर ये किसी शख्स, ये किसी एक शख्स के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, ये आपके ऊपर में जिम्मेदारी आती है, आयद होती है, जो आप वहां से स्टेडियम में जो आग रोज जिम्मेदारी लेने को तैयार वहां से चला रहे हो। आपने ऐसा माहौल यहां पर तैयार किया है कि आप लोगों ने तैयारी माहौल किया है। ये हम सब लोगों को मिलजुल के इसके खिलाफ लड़ना है। ये किसी चीफ मिनिस्टर, अकेले चीफ मिनिस्टर का आवाज नहीं है, ये आपकी भी बात है और हम सबों को जिम्मेदारी आयद होती है हम पे। क्या ये सारी सोसाइटी को जिम्मेदारी आयद होती है? बेशक, लेकिन ऋषि साहब अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ये आपकी बौखलाहट को जाहिर कर नहीं है। मुझे अफसोस है, हम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने आप कम से कम जिम्मेदारी तो लीजिए। हमारे ऊपर ठीकरा फोड़कर आपको क्या मिलेगा? ऐसा माहौल यहां पर चला दिया है आप लोगों ने, मीडिया ने ऐसा माहौल चला दिया है, पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर स्टूडियो में बैठ करके आपने दिन को भी देख लिया, सच दिखाते हैं, स्टूडियो में बैठ करके तस्वीर दिखाते हैं, जो है वो आपको बुरा लगता है, लेकिन आपके हाथ में इंतजामिया है, आपके हाथ में कानून है, आपके अंदर, आपके हाथ में इख्तियार है, आप कुछ नहीं कर सकते। बोल दीजिए फिर। नहीं, ये बात, ये बिल्कुल बात आप देख लीजिए। यहां पर जो इस साल कितने टूरिस्ट आ रहे थे, ये एक वाकया, अफसोसनाक वाकया है। ये तो मीडिया ने जाकर के वहां पर एक सयाह की जान ले ली, आप ये कह रहे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक बात है सर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात से शुरुआत करेंगे इस डिबेट की। ये आप अगर इस चीज को कह रहे हैं कि हमें इस चीज का अफसोस नहीं है, हम लोग इस चीज से परेशान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यहां पर एक परेशानी है, हम लोगों को ये सोचना चाहिए और फिक्रमंद होना चाहिए कैसे ठीक होगा, हम कैसे इस मसले को ठीक करेंगे। डिबेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको मिलजुल कर ये बात, डिबेट करने से कुछ नहीं होता तो आप नहीं आते फिर। अच्छा होता फिर आप बोलते थे कि भैया हम नहीं आएंगे, बातचीत से कुछ होने वाला नहीं। लाशें उठती है यहां पर, पिछले 30 सालों से लाशें उठती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूबा जी खाली 3 सालों से हुकूमत कर रही है। सर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है सर। यहाँ पर 35 सालों से हमारे कांधों से लाशें उठ रहे हैं। सर मुझे बहुत अफसोस है 35 सालों से यहाँ पर हुक्मरान जमात से हैं, हुक्मरान जमात से हैं, लेकिन जिस तरह के अल्फाज की बात कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप अपोजिशन में और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि मैं फिर आपसे पूछूं क्या? समाज की जिम्मेदारी आयद होती है। ठीक है सर, हमारी गलती हो गई, यानी हमारी गलती हो गई कि हमने सच दिखा दिया। हम सच दिखाते हैं, शायद इसके लिए हम कसूरवार हैं। ठीक है सर, अब हम सर पूरा माइलेज आपको नहीं लेने दूंगा, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। ठाकुर साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, जरा बताइए अशोक जी, जो बातें कह रहे हैं, आप भी कोalition में हैं, आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं, इस तरह की बात क्या गैर जिम्मेदाराना नहीं है? अगर ऋषि साहब इस तरह की बात कह रहे हैं तो क्या यह ठीक है? साउद साहब, कोई भी घटना घटती है इस तरह की तो उसकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी सरकार की बनती है, इसलिए उस जिम्मेदारी, इसलिए मुझे लगता है कि उस जिम्मेदारी से भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो मुझे लगता है वो कह नहीं पाए जिस बात को, उनकी भावना को भी हमको समझना चाहिए। शायद शब्दों में कमी रह गई हो, लेकिन भावना ये है कि ये कश्मीर में जिस तरह की ये घटना घटी है, मुझे लगता है ये जिन लोगों ने भी किया है वो कश्मीरियत के और कश्मीर के शुभचिंतक नहीं हो सकते। और मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो उसके प्रति आपके मन में अशांति हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से ही विरोध करने का हक है। हथियार उठाकर और लोगों को मारकर और इस तरह से करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जो कश्मीर जो की अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म पर है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, और मुझे लगता है ये रोजगार देने वाली एक साधन है। और जो व्यक्ति इस अपने साधन को ही मारने का काम करता है वो मुझे लगता है कि कालिदास जैसा है, जो खुद अपने ऊपर ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपना ही नुकसान कर रहे हैं और कश्मीरियत का भी नुकसान कर रहे हैं। अशोक जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो कि ऋषि साहब कह रहे हैं कि मीडिया ने माहौल बना दिया, हम एसी कमरों में, एसी स्टूडियो में बैठ करके माहौल खराब कर रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर? क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं? बता दिए क्लियर स्टैंड क्या है आपका? नहीं, मुझे लगता है मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। एक सयाह की मौत हो जाती है, पत्थर बरसाए जाते हैं, मुकदमे वापस लिए जाते हैं, ये सब फैसले हम ले रहे हैं क्या? जाकर के वहां पर हम काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है गवर्नमेंट फेल हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे मित्र की जो कहने का मामला था वो
कम से कम आज के डिबेट से या जी न्यूज से या किसी अन्य चैनल से नहीं था, लेकिन पिछले ओवरऑल मीडिया कुछ दिनों में कश्मीर की घटनाओं के ऊपर देश भर में जिस तरह की राजनीति हुई, शायद उसकी वजह से वो थोड़ा उनके मन में भावना थी। और मुझे लगता है कि मीडिया अपनी भूमिका ठीक से अदा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग मीडिया के अंदर भी है, मीडिया के अंदर भी कुछ लोग हैं। अभी आप ही के पास शैलेंद्र जी, शायद मुझे लगता है कि उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें देश को ध्यान में रखकर, सब्जेक्ट मैटर कुछ और है जी। मैं आ रहा हूं, ये सब्जेक्ट मैटर में ठीक है भीम सिंह साहब, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस से मौजूद है। शैलेंद्र सिंह जी, जो बात पीडीपी लीडर की तरफ से या फिर बीजेपी लीडर की तरफ से कही गई, आप क्या कहेंगे इस पर? कौन जिम्मेदार और कहां पर कौन फेल? देखिए शहीद भाई, कश्मीर जो है उसकी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में जानी जाती है। आज अफसोस का दिन है और इस पे भी राजनीति करते हुए पीडीपी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको बचाव करते हुए जो दिख रहे हैं, वो बेशर्मी की पराकाष्ठा है और कुछ नहीं है। आज की तारीख में रोजगार का एकमात्र साधन रह गया है वहाँ पर सयाहियत, और वहाँ पे जो अपना जो प्रवासी लोग आते हैं उसकी वजह से बहुत बड़ा रोजगार मिलता है। आज की तारीख में जो जितने हमारे जो वहाँ पे आने वाले लोग हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा किया गया है, और इस तरीके से जब आप पत्थरबाजों पे से मुकदमा उठाते हैं तो एक माहौल बनता है कि हाँ जी हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने मिल करके वहाँ के पत्थरबाजों में, वहाँ के नौजवानों में उकसावे का बढ़ावा दिया है और उसका ये रेसिप्रोकेशन परिणाम है। तो सीधे सीधे जो नर्म रुख अख्तियार किया गया पत्थरबाजों पर, उसका ये नतीजा आप कह रहे हैं। लेकिन भीम सिंह साहब, आप इस पर क्या राय रखते हैं? जिम्मेदार कौन है? और ये जो वाकया, ये एक तरह से सानिया जो पेश आया है, इसे कैसे रोका जा सकता था, या फिर क्या कदम उठाए जाए कि आइंदा वक्त में ये कभी दोहराया ना जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जिम्मेदार कौन है और इसे कैसे रोका जा सकता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर या डिसिप्लिन कायम रखना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और मैंने पैंथर्स पार्टी ने आज से नहीं कई वर्षों से कह रहे हैं हम कि जम्मू कश्मीर की सरकार फेल हो चुकी है लोगों के मुद्दे हल करने में। अगर बच्चे आ जाते हैं पत्थर लेकर, तो ये भी प्रश्न जो है इसका जवाब सरकार दे दे। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज कोई भी सरकार नाम की चीज नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। और ये भी मानता हूं अगर बच्चे सड़कों पे आ गए पत्थर लेकर, अगर मासूम लोग मर रहे हैं या ये वाकया हुआ आज का, ये कभी मेरे ख्याल में, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे कश्मीर जाते थे, कभी हमने नहीं देखा कि कश्मीरी पत्थर मार रहे हो किसी को। कश्मीर में तो फूल ही दिए जाते हैं, फूल ही बरसाते हैं। मैं समझता हूँ आज भी मैं तो सर ये जो माहौल बना है ये क्यों बन गया? कौन यहाँ पर किसकी पॉलिसीज फेल हैं और किस वजह से ये कुछ ऐसा हो रहा है? आप ये बताएं जरा। सर बड़ा बिल्कुल, देखिए माहौल के लिए कई वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए सरकार जम्मू कश्मीर में सरकार नाम की चीज नहीं है। माहौल ये बना है कि जम्मू कश्मीर में जो कॉम्बिनेशन बना है हॉक्स एंड डव्स, पीडीपी एंड बीजेपी, माफ कीजिएगा, ये सरकार नहीं चला सकते, ये अपनी दुकान चला रहे हैं। और कश्मीर हमेशा प्यार मोहब्बत का समुद्र रहा है। कश्मीर ने तो कहीं ना कहीं जो ये बेमेल इत्तेहाद कहा जाता है कश्मीर को लेकर के, वो हालात के लिए जिम्मेदार आप कह रहे हैं। मैं सर इस पर रिएक्शन लूंगा, दोनों ही पार्टी के लीडरान यहाँ मौजूद है, उनसे रिएक्शन लूंगा। लेकिन अतर हुसैन देलवी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आप एक तरह से कश्मीर को भी बहुत तरह से समझते हैं, आपका आना जाना वहां पर लगातार रहता है, और हम ये देखते हैं कि अगर सयाहत की बात की जाए तो कश्मीर की जीडीपी में 8% का टाउन उसमें रहता है सिर्फ सयाहत का, और 1 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। अब ये जो मामला सामने आया, हजारों बातें सामने आ चुकी हैं इससे पहले कि बसों पर जो है हमले हुए, और दहशतगर्दाना हमला पिछली बार हमने देखा था कि अमरनाथ यात्रा पर जो अकीदतमंद जा रहे थे उनके ऊपर भी हुआ। इससे सयाहत को नुकसान पहुंचता है, लेकिन सीधे सीधे किसी टूरिस्ट को पत्थर मारकर उसकी जान ले लेना, ये कितना बड़ा सानिया आप देखते हैं, और इससे कितना बड़ा नुकसान
कश्मीर के आम बाशिंदों को उठाना पड़ेगा? देखिए सऊद साहब, सबसे अहम तरीन चीज तो ये है कि ये सानेहा जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बेशक। देखिए सच्चाई की बात यह है जो भीम सिंह साहब ने कहा और आपने अपने तमहीदी कलमात में कहा, कश्मीर की रूह के अंदर मेहमान नवाजी शामिल है। और मुख्तलिफ किताबों को आप देखिए, किसी भी हुकूमतें रही हो, कोई भी दौर रहा हो, कश्मीर अपनी सयाहत के लिए और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर रहा है। लेकिन इस बुनियादी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि दो चीज़ें, एक बैरूनी है और एक अंदरूनी हालात हैं। पाकिस्तान जिन दहशतगर्दों को भेजता था, हमारी हिफाजती दस्तों ने उनको लगातार उनका खात्मा किया। इसलिए उसने एक नया तरीका इख्तियार किया जिसको हम पत्थरबाजी की सूरत में देखते हैं कि नौजवानों के व्हाट्सएप ग्रुप और अलग अलग तरीक़ों से उनको उकसाया जाता है और बिलखुसूस ख़ास जगहों पर, यानी जिस जगह पर सही जिसको कहते हैं हिफाजती दस्ते निकल रहे हों, सरकारी मुलाजमीन जमा हों, या जिस जगह पर कोई दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशन चल रहा हो, वहाँ वो आते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। लेकिन सयाह पर यह पहला हमला हुआ है, तो अपने आप में एक बहुत ही तशवीकनाक बात है। PDP और BJP दोनों से मुझको उम्मीद थी कि कम से कम आज कोई बात ऐसी कह देते जो मुझको तसल्ली हो जाती। देखिए मैंने 90 जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, 90 के बाद 96 के बदतर जब दौर गुजर गया तो 96 में हुकूमत कायम हुई। 96 के फारूक अब्दुल्ला आए, उसके बाद मुफ्ती सईद गुलाम नबी आजाद साहब आए, उमर अब्दुल्ला आए, और 18 साल उन हालात के बावजूद एक मुस्तहकम हुकूमत चलती रही। ये भी ठीक है। आपकी हुकूमत आई, वजीर आजम 3 मरतबा वहां गए, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत का दोबारा दर्ज दिया। हमको लगा कि अब आप कुछ अमन की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन हालात बजाय सुधरने के लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी 3 बुनियादी वजह हैं। पहली चीज तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और दूसरी चीजों पर आज तक इनके बीच में कोई तरीके से जो है जिसको हम कहते हैं कि इत्तेहाद जो सही सूरत में आ नहीं पाया, वो नहीं आ पाया। बहुत बड़ी बात। दूसरी चीज टूरिज्म के ताल्लुक से लगातार 2-3 बातें कही गई, जिसकी तरफ हमारे जो अभी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर है उस बारे में आपको बता देंगे। भाई जब तक रोजगार मेले या अलग अलग तरीकों से आप नौजवानों को एड्रेस नहीं करेंगे, वो एक बड़ी पॉलिसी रही। और तीसरी ये चीज थी कि इन पत्थरबाजों को हैंडल करने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही, नरम रुख गलत रहा। हाँ, पहली चीज तो ये उनके लिए जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया वो अपने आप में ऐसा था कि सैकड़ों मासूम बच्चों की जानें गई, सैकड़ों नाबीना हो गए। दूसरा ये बीजेपी के यहां बैठे हुए आज सुबह ही इस हादसे के बावजूद इनके नायब वजीर आला का बयान ये आया है कि साहब सुधरने का मौका देना। किसको मौका देंगे आप? जो आम आदमी को मार रहे हैं उनको मौका देंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज या फोर्सेज के दांत तोड़ रहे हैं उनको मौका देंगे, सरकारी मुलाजमीन को मार रहे हैं उस भीड़ को मौका देंगे, जो अयूब पंडित को मार देती है उस भीड़ को मौका देंगे, जो घरों में घुस के जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल को मार रहा है, ये जवाब देना पड़ेगा इनको। वाकई बहुत अहम बात और बुनियादी बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्ट साहब भी श्रीनगर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल माफ कीजिएगा हमारे साथ रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मजीद भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत अफसोस की बात है कि इतना बड़ा सानिया पेश आया, लेकिन इससे सीधे तौर पर कश्मीर को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, टूरिज्म शोबे को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी पिछले साल भी काफी असर देखा था आप लोगों ने। 2016 की बात की जाए तो नजर आ रहा था कि जो सारे होटल्स थे वो हाउसफुल थे, लेकिन 2017 में महज 25% की बुकिंग नजर आ रही थी। क्या वजह रही पिछले साल जो सब कुछ हुआ और अब ये जो बड़ा मामला पेश आया है उसके बाद क्या हालात हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सब लोगों का दिल की उम्मीद गहराई से वेलकम कर रहा हूं कि आपने मुझे इस डिबेट में जी सर शामिल होने के लिए मौका फराहम किया। जनाब, ये जो कश्मीर में जो कल वाक़ा हुआ, बेसिकली इसमें हमें इतना तूल नहीं देना चाहिए जितना कि मीडिया वाले दे रहे हैं। मसला है कि आप लोग भूल रहे हैं कि पिछली दफा हमारे एक नाया चलाने वाला जीरो ब्रिज में टूरिस्ट को पार ले रहा था। बदकिस्मती से उस वक्त शिकारा थोड़ा उलट गई और एक टूरिस्ट उसमें चला गया, पानी में डूबने गया, लेकिन वो शिकारा वाला ने छलांग मार कर अपने जान को निछावर किया, कुर्बान किया, लेकिन उस टूरिस्ट को बचाया। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बाद में गैलेंट्री अवार्ड दिया है कि नहीं देखो जी कितनी मेहमान नवाजी है कश्मीर के लोगों में कि ये एक नाया डूब गए थे। मतलब सर जो आप तस्वीर पेश कर रहे हैं भट्ट साहब, उसी तस्वीर की वजह से तो आज ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एक मेहमान जब कश्मीर में जाता है अपनी जान पर खेल करके भी आम कश्मीरी उसकी जान बचाता है, लेकिन आज
कुछ लोग पत्थर मार मार के उसकी जान ले लेते हैं। क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? आप थोड़ा बहुत मुझे इसमें बोलना, मैं वही आ रहा हूं, आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। मैं एज ए कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। वजह तो बताओ। मेरे साथ 8 साल से ज्यादा मतलब 2000-3000 होटल रिलेटेड है। ठीक है भीम सिंह साहब, आ रहा हूँ आपके पास। इस साल हमने कितनी अनथक कोशिश की, हम चेन्नई, मद्रास, बांग्लादेश, कहाँ नहीं हम गए, जहाँ पे हमने रोड शोज किए। और माशाल्लाह चेन्नई जहाँ का ये हमारा बच्चा आज इस मतलब इंसिडेंट का जो शिकार हो गया, वहां हमने 3 दिन कंप्लीटली वहां रह के वहां के लोगों को मनाया। हमने उनको अपने पूरे कश्मीर की तरफ से मेहमान नवाजी करने का मौका उनको बोल सर ठीक है, सर ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कारोबार पे कोई असर पड़ेगा या नहीं? हम आपके साथ रहेंगे। नहीं देखिए, ये तो हम देखते आ रहे हैं अभी 20 साल 30 साल से कश्मीर में जो चल रहा है अनसर्टेनिटी, ये कभी चढ़ता है कभी गिरता है। हम लोग मेहनत करेंगे फिर, लेकिन नो डाउट कि हमको ये भी समझना से पड़ेगा कि भट्ट साहब जो बात कह रहे हैं, दरअसल वो इन हालात के लिए आदी हो चुके हैं। इन हालात के जो मर गया तो हम वो जानते हैं, अप एंड डाउन होता रहता है। दिलवी साहब इसमें अपनी बात जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है भट्ट साहब, फिर स्ट्रगल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और बेहतर तरीके से सयाहत आगे बढ़ता रहे। लेकिन दिलवी साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, कश्मीर की मेहमान नवाजी, उसकी अजमत, उसके लोगों के प्यार से किसी को इनकार नहीं। और भट्ट साहब शायद जो है बहुत आदी हो गए इससे वाकयात को, इन हालात के इस चीज से मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। यहां तक के भीम सिंह साहब यहां बैठे हुए, जब कश्मीर में मुश्किल तरीन हालात थे, फ्लड भी आया, उस मौके पे भी कश्मीरी आवाम ने उन्होंने अपने सयाह और अपने मेहमानों को अपने घर का राशन खिलाया कि भाई आप हमारे मेहमान। ये कश्मीर की रिवायत है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। और भट्ट साहब जो कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म हिंदुस्तान का अकेला टूरिज्म डिपार्टमेंट था जिसके दफ्तर हिंदुस्तान के हर सूबे में मौजूद थे। आज वो दफ्तर सिमट के 2-3 जगह रह गए हैं। तो जवाबदारी भट्ट साहब की नहीं है, जवाबदारी मेरी नहीं है, भीम सिंह साहब की नहीं है, जवाबदारी कोalition की है, जवाबदारी पीडीपी को देनी है, बीजेपी को देनी है। ये जो बच्चे आते हैं इनको ना तो सिक्योरिटी फोर्स नजर आ रहा है। परसों क्या, अगर आप फोटो देके मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो सीआरपीएफ, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए ना, मैं बोला नहीं था, सुन लीजिए। ठीक है भाई साहब, सुन लीजिए। ठीक है रेशी साहब, ठीक है सर, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, जल्दी से बात आ जाए। मैं एजेंटगिरी छोड़ दीजिए, इंसानियत की बात करें। एजेंटगिरी आप करते हैं, इसको छोड़िए। ये ज्यादा बदतमीजी और इस तरीके की अनपार्लियामेंट्री जबान, ये गैर पार्लिमानी जबान मत इस्तेमाल करिएगा, ये गैर पार्लिमानी इस्तेमाल मत कीजिएगा जबान का। आपको 2000 और 2008 भूल गए, बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। पहले सुनिए इस बात को, जब मुफ्ती साहब जी को, पहले सुनिए इस बात को। आप क्या कर रहे हो? आवाम आपको देख रही है, कश्मीरी आवाम आपको देख रही है, कश्मीरी आवाम आपको देख रही है। मैं इनसे बात नहीं कर, मेरा सीधा कहना है कश्मीरी बच्चों से जो भीम सिंह साहब कह रहे हैं एड्रेस करने वो कैसे बिगड़े, और उसकी बुनियादी वजह के वजीर आजम ने जो फार्मूला दिया था, बातचीत करनी पड़ेगी। और ये पीडीपी से आप इनसे ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है रेशी साहब, मैं आता हूं, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। मुझे बड़ा अफसोस है सर कि हुकूमत आपसे संभल नहीं रही, आप इत्तेहाद पर इत्तेहाद कर रहे हैं, कैबिनेट की शक्ल बदल रहे हैं, लेकिन नज्मो नस्क की क्या हाल है वो हम देख रहे हैं कि एक बच्चे को, एक सयाह को पत्थर से मारकर मार दिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है, लेकिन आप यहां पर सिर्फ हल्ला कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो सयाहत के लिए स्याह दिन, पीर का दिन नजर आया, और कश्मीर जो कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सकाफत, रवायत, इन सब चीज के लिए पूरी दुनिया में मकबूल है, जमीन की जन्नत कहा जाता है। वहां पर एक बड़ा सानेहा पेश आया, एक सयाह को पत्थर से मारकर मार दिया गया। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये हालात इतने बदतर क्यों हो गए कि एक सयाह को निशाना बनाया जा रहा है संगबारी का। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, और भीम सिंह साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आप एक बुनियादी सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये बच्चे बिगड़े क्यों, और ये जो बिगड़े हुए बच्चे हैं इन्हें सुधारा क्यों नहीं जा पा रहा। आप इसको किस नजर से देखते हैं, आप इस पर राय क्या रखते हैं, क्यों आखिर ये हालात हैं, ये बच्चे बिगड़े क्यों हैं? मैं आपको बताऊं कि जब आपने सरकार ने स्कूल बंद कर दिए गए हो, जब स्कूल नहीं चल रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, स्कूल मास्टर गायब हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? नंबर 2, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने
पत्थर जम्मू से जाते हैं श्रीनगर सरकारी गाड़ियों में, और लाल चौक में पत्थर नहीं मिलते, कश्मीर में पत्थर नहीं मिलते हैं। अच्छा, पत्थरबाजी के लिए बकायदा पत्थर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। वहां फूल मिलते हैं, फूल। जी हाँ, और पूछ लीजिए, मैं बेट करना चाहता हूं तो ये वहां दिए जाते हैं, बच्चों को डिलीवर कर दिए जाते हैं। और पत्थर मारने के लिए जो लोग सरकार एंगेज करती है, जो आज की सरकार है, मैं सरकार के बारे में आज कहना नहीं चाहता था कुछ भी, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने उस सरकार को बना के रखा है जो जम्मू में, देखिए कठुआ में क्या हो रहा है, जम्मू को एक्सेप्टेबिलिटी जो बीजेपी है, और दूसरा देखिए कश्मीर के अंदर पीडीपी का, खुद ही मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। कल माकूलिए, कल जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने बड़ी जोश से कहा और बड़ा ठीक कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को कोई तीसरा रास्ता, मिडिल पाथ चुनना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए। क्या उन दिल्ली वाले नहीं समझते हैं? वो कहना चाहती हैं कि जो आप कह रहे हैं गवर्नर रूल कीजिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के गवर्नर नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग है हमारा। सर, मैं जरा जवाब ले लूं इससे। रेशी साहब हमारे साथ पीडीपी से जुड़े हुए हैं, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। रेशी साहब, क्या इस बात में कहीं कोई सच्चाई है? हालांकि मेरे जानकारी में, मेरी नॉलेज में नहीं है, क्या बाकायदा इस तरीके से पत्थरों का ट्रांसपोर्टेशन होता है सरकारी गाड़ियों में, और इस तरीके से बाकायदा वहां जाकर के पत्थर जो है वो नौजवानों के हाथ में थमाए जाते हैं, जो कि भीम सिंह साहब कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और इनकी बात पर आप क्या कहेंगे? देख लीजिए, मैं पहले आपको यह कहना चाहता हूं, जो ये कल वाकया हुआ, ये एक अफसोसनाक और खतरनाक वाकया है। इसकी मजम्मत की जाएगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं। फिर मैं भीम सिंह जी की बात पे आना चाहता हूं। मुझे लग रहा था, आज तक मुझे वहम था कि भीम सिंह जी बहुत सीजनल पॉलिटिशियन और नजरिया रखते हैं। आज मुझे ये गलतफहमी दूर हुई। आज मुझे पता चला इसको बुनियादी जमीनी सतह पे ये है ही नहीं कहीं। ये वाकई, क्योंकि इसीलिए ये जम्मू में नेस्त नाबूद हो गए, क्योंकि इसको जमीन का पता ही नहीं है। कैसे ये होगा? आपको खुद पता है, आपको खुद इतने मीडिया है यहां पर। ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये कोई सप्लाई लाएंगे, फिर खाने बनेंगे क्या? फिर इतना कमजोर है लोग यहां पर। फिर जितने आर्मड फोर्सेस है, स्पेशल पुलिस है, तो ये फिर कर क्या रही है? अगर यहां पर पत्थरों की फैक्ट्री है, फिर सप्लाई होते हैं, तो फिर क्या? इसलिए मुझे आज से ये वहम निकल गया। मुझे पता चल गया कि भीम सिंह जी जिसके बारे में मुझे बहुत गलतफहमी थी, और ये किस तरीके से बयान, और कितना बड़ा पॉलिटिशियन। ये तो ग्राउंड पे जम्मू में इसीलिए कहीं नहीं रहा, इसने अपनी पार्टी को भी इन्हीं बयानों से खत्म कर दिया। आप सीधे भीम सिंह साहब की तनकीद करने के लिए, या फिर मैं जो आप सवाल से पूछ रहा हूं, साहब आपसे सवाल उसका सवाल जो बात पूछी गई उसका जवाब नहीं आ रहा है। जो छोटी बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया जाता है, छोटा मोटा मामला, इस पे क्या करते हैं? ऐसा है क्या? आपको पता है ऐसा है क्या? कैसा है क्या? आपका डिप्टी सीएम जब कहता है कि बच्ची की रेप करने के बाद उसका और ब्रुचुअली मर्डर किया जाता है, उसको भी बोलता है कि छोटी मोटी घटना। इस पर क्या करना चाहते हैं रेसी साहब? चलिए सर, ये एक दूसरा मौजू हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ ठाकुर साहब। छोटी मोटी ठाकुर साहब, हाँ, उस पे बात नहीं करेंगे, वो कोर्ट में इशू है, कोर्ट में इशू है। उसमें आप पूरे मुल्क को सलाम, आप लोगों ने पूरे कश्मीर को बर्बाद कर देने का। शैलेंद्र जी, कठुआ की बात नहीं हो रही है, इस वजह से हम उस पर बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है ठाकुर साहब, देखिए बार बार जो है ना इस कॉलिशन का ऊपर बात हो रही है कि देलवी साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग कॉलिशन को ही शक्ल देने में लगे रह जाते हैं। नस्ल की बात या फिर जो बुनियादी चीजें, उससे कहीं ना कहीं गाफिल हो गए हैं। और भीम सिंह साहब यही कह रहे हैं। ठाकुर साहब, आप क्या कहेंगे? आज तक आपकी कोऑर्डिनेशन काउंसिल क्यों नहीं बन पाई? आज तक आपकी दोनों की सरकार को पता ही नहीं चला कि करना क्या है, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? ठीक है, मैं ठाकुर साहब से इसका जवाब दे रहा हूं। ठाकुर साहब, साउथ साहब, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है, बैठकर सब चीजें तय हैं, किस प्रकार से चलना है वो भी हो रहा है। कश्मीर के मामले में हम पिछले 15, 20, 25 साल से उसके हालात देखते आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों में काफी चीजों में सुधार हुआ है। जहां तक आतंकवादियों की बात है, उनको बहुत, आप कल परसों ही देखिए किस तरह से वो पूरा का पूरा एक गैंग था, उसको समाप्त किया गया। आतंकवादी लगातार हताश हैं, बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है,
जो हमारे मित्र भी कह रहे थे कि मुझे दुख होता है इस बात का कि पत्थरबाज जो बच्चे हैं वो भी मुझे लगता है कश्मीर के ही बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी उनके माता पिता भी कश्मीर के ही लोग हैं। और मुझे लगता है कि इस सब मामले में हमें छोटी छोटी चीजों पर ना जाकर, मुझे लगता है कि केवल सरकार को हम दोष देते रहें तो उससे काम नहीं चलेगा। सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। मेरी बात मासूम जनता है वहाँ के बहुत। आप मेरी बात पूरी हो जाने दें, मैं उसके बाद आप जो कहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। जिम्मेवारी किसकी है आज की तारीख में? आप मेरी बात, उसकी जिम्मेवारी किसकी है ये बताइए। आप मेरी बात पूरी हो जाने दें। जनता को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि वहाँ के लोग कौन है और क्या है और खराब कैसे हैं? आप मेरी बात पूरी हो जाने दें। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। कश्मीर मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। दुनिया में मानी जाती है। मैं आपको भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ। कश्मीर का नाम किसने डुबोया? मैं आपको भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ। आप या तो मेरी बात पूरी हो जाने दें, आपके सब सवाल का मैं जवाब देने को तैयार हूँ। मेरा कहना यह है, सभी लीडरों ने, भीम सिंह जी मुझे अपनी बात कह दें। मेरा कहना यह है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अकेले सरकार पर दोष मढ़ने से कुछ नहीं होता है। समाज की भी कुछ भागीदारी होती है। आज वो बच्चे समाज का हिस्सा है। मुझे लगता है कश्मीर के मामले में अगर इतनी नरमी ना बरती जाती तो मुझे नहीं होती। क्या सही है? नहीं, मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों को भी थोड़ा सा इसमें आगे आना पड़ेगा और जो अहिंसा और अशांति में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनके विरोध में कश्मीर के अंदर एक जमात खड़ी होनी चाहिए। कश्मीर के शरारती लोगों को पता है कि मेरी बात पूरी हो जाने दें। आप कश्मीर की पूरे शरारती तत्वों को पता है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। कोई चीज नहीं है। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। मुलविस है इन सारी चीजों में। आप इसको हल्का करके कश्मीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि एक जमात अशांति और हिंसा के खिलाफ जो लोग भी हैं उनके खिलाफ एक जमात कश्मीर के अंदर से भी, समाज के अंदर से भी खड़ी होनी चाहिए और वो सड़कों पर होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं जब हो, मुझे लगता है अभी तक क्या कदम उठाए गए सरकार? मुझे लगता है कि अगर कश्मीर के अंदर से बात करने की क्या, अगर कश्मीर के अंदर, ठीक है, अगर कश्मीर के अंदर हम कश्मीर के अंदर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ तो सरकार को बना क्या? कश्मीर में सरकार को और समाज को साथ मिलकर आना पड़ेगा। ठीक, अच्छी बात है। और जो कश्मीर अशोक ठाकुर जी, मैं आ रहा हूँ कि जो हम तारीफ कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूँ, हमें भी बोलने का मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। भट्ट साहब आ रहा हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ की बात नहीं करेंगे। भीम सिंह जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए जल्दी से। वो लोग कश्मीर के साथ अन्याय कर रहे हैं, जब पत्थरबाज बच्चों के साथ सख्ती से पेश आते हैं उस पर भी प्रश्न उठाते हैं, और अगर उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं तो भी प्रश्न उठाते हैं। चितरी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं हो सकती। चलिए, आप अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा रास्ता है तो आप सामने आइए। अच्छी बात है, और देश के सामने रखिए। मुझे ये समझ नहीं आता आपकी सरकार होती तो इन पत्थरबाज बच्चों के साथ क्या करते हैं? कांग्रेस के समय में क्या किया गया? कांग्रेस के समय में एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है। आतंकवादियों को छोड़ा गया। पत्थरबाजी की घटना को पैदा किया है। आप लोगों ने पत्थरबाजी पैदा की है। इतने दिनों में आपकी देन है कि आपने पत्थरबाजी कश्मीर की घटना कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी PDP की सरकार की मुख्य उपलब्धि है पत्थरबाजी की घटना को बढ़ावा। कश्मीर के अंदर अस्थिरता फैलाने वालों को दिल्ली के अंदर बिरयानी खिलाई गई। नहीं, आप लोगों को रिजाइन करना चाहिए। उनको रेड कार्पेट परोसा गया। सरकार ने उनको पाकिस्तान भेजा। कांग्रेस का हाल तो बहुत खराब है साहब। कांग्रेस का ही देन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की ही देन नहीं है। आज ये झगड़ा होता ही नहीं, ये सब ये कांग्रेस की ही देन है। आज हम कांग्रेस के डाले हुए कीड़ों को ही डाल रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है सर, आपने कश्मीर के मामले में कुछ नहीं कहने का। चलिए ठीक है, मुझे एक और ब्रेक पर जाना है। और भट्ट साहब, ठीक है, अब्दुल मजीद भट्ट साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। मैं फौरन लौटूंगा, सीधा आपके पास आऊंगा, आपकी बात लूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक होते ही फौरन हाजिर। और ब्रेक से हम वापस लौटे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्ट साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि कश्मीरी रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। भट्ट साहब, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से आप अपनी बात रखना चाह रहे थे। एसोसिएशन के जी,
सूद साहब, मुझे लग रहा है ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो वो दंगल कुश्ती में लगे हैं कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले। हमें असल में जो बेसिक फंडामेंटल बात है वो बोलने नहीं देते हमें। मुझे पहले एक गिला और शिकवा है वो अपने मित्र भीम सिंह साहब से है। न जाने इसने कौन सी बात है मुंह से निकाली कि कश्मीर में लाल चौक में पत्थर गाड़ियों में लाकर वहां के लड़कों को दिया जा रहा है ताकि टूरिस्टों पे हमला किया जाए। मैं इसको कंडेम कर रहा हूं। ऐसी बात ये कहनी नहीं चाहिए थी। ये उम्र का तकाजा है। टूरिज्म से स्टेट से वाबस्तगी रखते हैं। हम लोग फूल लगाना जानते हैं, हम फूल फेंकते हैं, हम पत्थर नहीं फेंकते। ऐसा मेहरबानी करके जार मत फेंकिए। आप हमारे मेहमानों पे ऐसा दिमाग में मत डालिए कि वहाँ पत्थर फेंकते हैं। हम लोग ख्याल रखें। मैं अभी कहा हमारे शिकारे वाले ने दरिया में छलांग करके एक टूरिस्ट को बचाया। उसका जो ऐसी मिसालें लाखों हैं, हजारों हैं, लाखों। बाकी रहा उस बच्चे की जो मौत यहाँ हुई, हमारा सारा कश्मीर है, उसके लिए हम कंडम किया हम लोगों ने। कोई भी मरे, वो हमारा लोकल हो, वो सीआरपी वाला हो, मिलिट्री वाला हो, जो भी मर रहा है, लेकिन वो हमारे ऊपर जा रहा है कि हम लोग बहुत ही अफसोस कर रहे हैं, हम उसके कंडम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये लोग, आप लोगों ने हमारे कश्मीर की मैशत को, मुझे लगता है कि एक आम कश्मीरी के भी जज्बात हैं जो मजीद भट्ट साहब की जबान से निकल रहे हैं। रूटीन गाड़ियां जा रही। ठीक है भट्ट साहब। अब पत्थर किसने मारा उसको कहां पता था? हो सकता मैं भी उस गाड़ी में सफर कर रहा होता, मुझे भी वो पत्थर लग रहा था, लग सकता था। मेहरबानी करके जहर मत फेंकिए। ठीक है, बिल्कुल। सियासत जो है जहर घोलने का काम करती है और उसी की वजह से मामलात खराब होते हैं। ठीक है भट्ट साहब, ठीक है भट्ट साहब, मैं रोक रहा हूँ। ठीक है भट्ट साहब, उनकी मेहमान नवाजी हमेशा करते रहेंगे। आप क्यों नहीं? आपके जज्बे को सलाम सर। ठीक, बिल्कुल। और सर कश्मीर और कश्मीरी इसीलिए जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। दिलवी साहब जी, बीमारी कौन सी है? देखिए, बीमारी को थोड़ा हल करना चाहिए। कश्मीरी रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनके अपने जज्बात कैसे निकल रहे हैं ये हम देख रहे हैं। लेकिन सर क्या वाकई इससे आने वाले वक्त में सयाहत को नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि एक तरफ मईशत की बुनियाद कश्मीर में सयाहत को ही माना जाता है। इसमें दो तीन बातों को एक मिनट साहब आ रहा हूं आपसे। भट्ट साहब हो गया। देखिए इसमें भट्ट साहब आ रहा हूं आपके पास। देखिए ये ख्यालात का इजहार भट्ट साहब का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की बिलखुसूस कश्मीर वादी में रहने वाले हर इंसान का यही जज्बा है जो भट्ट साहब कह रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि कश्मीरी अपनी रिवायात, कश्मीरी अपनी सकावत, बिलखुसूस मेहमान नवाजी के मुकाबले पे, इसीलिए इकबाल ने कहा था कि ईरान यानी ईरान सगीर जो है अपनी मेहमान नवाजी में कश्मीरियों का कोई मुकाबला नहीं है। सऊदी इख्तिसार के साथ तीन बातों को समझने की जरूरत है। पहली चीज, भीम सिंह साहब ने जो कहा उसको किसी भी सूरत में काबिल कबूल बात नहीं है और उसकी मैं भी हिमायत नहीं करता। दूसरी चीज हमको समझना चाहिए कि पत्थरबाजी कब शुरू हुई। जैसा मैंने कहा कि इसमें पाकिस्तान जब दहशतगर्दों को भेजना या उसकी ये पॉलिसी लगातार नाकाम हुई और बुरहान वानी और उसके जो भी उसका कुनबा था वो कल खत्म हो गया, तो इसलिए नया हरबा था उन मासूम बच्चों को, नौजवानों को। आप सुन लीजिए भीम साहब सुन लीजिए। उसके बाद ये जो बच्चे थे, सुन लीजिए क्या है मसला, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, भट्ट साहब सुन लिया। ठीक है भट्ट साहब, जरा बात ये बच्चों को वरगला के किसी भी सूरत में, और ये पूरा नेटवर्क पिछली बार भी पकड़ा गया था। सरकार से उम्मीद ये थी कि जिन बच्चों को आपने पकड़ा ये छोड़ भी दिया, सबने खैर मकदम करा था, मगर उन बच्चों की बाज़ाबादकारी के लिए क्या कहा गया? उनको क्या कारोबार दिए गए? क्या स्कूल की तरफ उनको वापसी रुजू किया गया या उनको लोन मेले? अलग अलग तरीके जिस पे सरकार ने कोई काम नहीं करा। दूसरी चीज, इस बात को समझ लेना चाहिए कि पत्थरबाजी के ताल्लुक से यही कश्मीर था जहां के एक मर्द मुजाहिद शौकत शाह ने कहा कि पत्थरबाजी कतान गैर इस्लामी अमल है, और उसकी उनको कीमत भी उठानी पड़ी कि उनको जुमे के खुतबे के दौरान बम से उड़ा दिया गया। मगर यही सरकार थी जिसने उनके कातिलों को बेल दे दी थी। हमारा कहना, जो अभी आप हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कश्मीर से आवाज उठनी चाहिए, कश्मीर से तो हमेशा से आवाज उठती है। ये वही कश्मीर है जहां खीर भवानी के मंदिर पे लगातार पिछले सालों से जो सैयाह पहुंच रहा है। ये वही कश्मीर है जहां कश्मीरी पंडित दोबारा वापस जाने शुरू हो गए। ये वही कश्मीर है जहां पे अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग उसके साथ खड़े होते हैं। भीम सिंह साहब सुन लीजिए, मेरा कहना, भट्ट साहब सुन लीजिए। ठीक है आखिरी बात, बहुत जल्दी से, बिल्कुल आखिरी बात यह है
इस पूरे कश्मीर में इन तमाम हालात के तनाजुर में जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं, हम सब की भी है, बेशक मगर मुश्तरका तौर पर जिम्मेदारी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सऊद गवर्नमेंट की होती है। इसका जवाब पीडीपी को देना पड़ेगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अपने दौर में जो काम शुरू करे थे बाज़ाबादकारी के, आज आपने कदम क्यों पीछे उठा दिया? कश्मीर की, जम्मू की, लद्दाख की और मीडिया की बहुत ज्यादा नहीं है, रिएक्शन ले लूं। ठीक है, आपने इस पूरे डिबेट में सही कही है, समूह की जिम्मेदारी आयद होती है। बात तो यही है कि सबकी जिम्मेदारी और सब मुश्तरका तौर पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जब सरकार दूसरे पर ठीकरा फोड़ेगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम ये काम करेंगे। हमने इसीलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद की और आपको जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। ऋषि साहब आपके यहाँ ऋषि साहब आप सुनिए, ऋषि साहब आप खाली सरकार, अरे ऋषि साहब सरकार अगर ये होता तो उससे पहले क्यों था? चलिए आप ही की बात भूल जाए, उससे पहले तो एनसी की गवर्नमेंट थी, अरे उससे पहले तो किसी और की गवर्नमेट थी। ऋषि साहब मैं आप ही की बात पूरा कर रहा हूँ। कुर्सी का एक मिनट, आपके कोलिशन पार्टनर यहाँ बैठे हुए बीजेपी, अगर देख लीजिए, अरे जवाब दे दीजिएगा ना, मुझे बता दीजिए इससे पहले उससे पहले क्यों जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी? साउथ इंडिया यहाँ पर कोलिशन पार्टनर बैठे हुए, पत्थर की बात आप करें तो उससे पहले कि इन बच्चों ने पत्थरबाजी की, उनकी गिरफ्तारी होती, उनको छोड़ दिया जाता है, हम सब हिमायत करते हैं, अच्छा बात कीजिए। दूसरी तरफ एक पत्थरबाज को या उसको कह के जीप पर बांध के घुमाया जाता है, अलग मुद्दा है। लेकिन बाद में यही पार्टी कहती है कि अच्छा काम करा। आप कहां पर खड़े हो? आप पत्थरबाजों के साथ हो, किसके साथ हो? ठीक है, मैंने पत्थर उठाए क्यों? भीम सिंह साहब मुख्तसर से अपनी बात रखिए। आपके ऊपर तनकीद की जा रही है कि आपने ये बात कही कि पत्थर जो है वो लाद कर लाए जा रहे हैं, वक्त बिल्कुल है नहीं। मैं जल्दी से आपका रिएक्शन चाह रहा हूं, इस पर आप क्या कहेंगे और सॉल्यूशन क्या है? बहुत जल्दी से सर अपनी एक सेंटेंस में बात पूरी करें। मैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भट्ट साहब आ रहा हूं। ये पत्थर आते हैं, इनको ये गवर्नमेंट और पुलिस की गाइडेंस में आते हैं। चलिए आप वो अपनी बात पर कायम है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, वो अपनी बात पर कायम है। चलिए ठीक है, पत्थर बच्चों को दिए जाते हैं। किस सोर्स से ये बात कह रहे हैं, किस बिना पर ये कह रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। बीजेपी और पीडीपी की सरकार जिम्मेदार है। ठीक है ऋषि साहब फाइनल कमेंट आपसे। ऋषि साहब मेरी बात सुन ले। ऋषि साहब मेरा फाइनल कमेंट आपसे। सर एक मुश्तरका जिम्मेदारी की बात कही जा रही है और कोई भी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग रहा है, यह बात मैं एक बार फिर से वाजे करना चाहता हूं। लेकिन ऋषि साहब मुझे यह बात भी कहनी होगी और जरूरी है यह कहना कि हुकूमत को भी तो अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हुकूमत दूसरे पर ठीकरा फोड़ेगी तो हम उसकी जिम्मेदारी उसे याद दिलाएंगे और वैसा ही हमने किया और आज भी हम ये कह रहे हैं। आप कितना जिम्मेदारी ले रहे हैं ये बताइए, फाइनल कमेंट। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात। फर्स्ट जो जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट के ऊपर आती है, इसमें हम भाग नहीं रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो हम फिर एक बात दोहरा रहा हूं, आपको हमें समझना चाहिए इस मसले को। जैसे कि हमें 2003 से 2002 से जब मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट आई थी, जिस तरीके से चलाया था उस वक्त मीडिया ने और हम सब लोगों ने उनके ऊपर तनकीद नहीं किया। आज जब हमने कोई फैसला किया, शुरू दिन से ही तनकीद करना शुरू हो गया। जब भी कोई अच्छा की तो तनकीद हो रहा है। हमें ये समझना चाहिए फैसलों का खैर मकदम और उसकी तनकीद होती रही है, उससे गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं होती। वो अपना काम करते हैं, उनको पता है कि आवाम के लिए क्या जरूरी है। सर ये कम से कम देखिए, ये बहुत आपने हल्की बात कह दी। तनकीद होती है और उसका खैर मकदम भी होता है। अलग अलग फैसलों का अलग अलग रिएक्शन होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जो जरूरी लग रहा है वो एकदम आप उठाए। सर बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। ठाकुर साहब मैं माफी के साथ नहीं आ पा रहा हूं, शैलेंद्र जी आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि कहीं इसका बुरा असर तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि बुरा असर इसका पड़ सकता है। हमने देखा है कि इससे पहले जब वादी जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाकयात आए हैं, सयाहत में भारी कमी आई है। 1988 में 7 लाख के करीब सयाह पहुंचे थे वादी में, लेकिन जैसे ही वहां पर तशद्दुद शुरू हुआ, अगले साल महज 2 लाख पहुंचे।
ऐसा असर दोबारा ना देखना पड़े, हमें यह कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल आज का मुद्दा में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते बात जी सलाम की मुहिम की। जी सलाम की मुहिम के तहत दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जों की कहानी नई नहीं, हम ये बार बार बता रहे हैं, लेकिन मुश्किल बात यह है कि इन कब्जों को छुड़ाने के लिए हुकूमत कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। अपनी मुहिम के तहत अलग अलग रियासतों के वक्फ बोर्ड के हालात आपको हम दिखा रहे हैं। आज बात दिल्ली की करते हैं कि यहां पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं बोर्ड के पास और कितनी प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जे हैं। चलते चलते मुहिम की यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क में रेलवे के बाद अगर किसी महकमे के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनों पर होने वाले नाजायज कब्जों ने बोर्ड की हालत आजादी के बाद से ही सबसे ज्यादा खराब की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में दर्ज अदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 2000 इमलाक बोर्ड की है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की जमीन और इमारतें भी शामिल हैं। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की 40% से ज्यादा इमलाक पर नाजायज कब्जा है। यही नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड की इतनी महंगी जमीन होने के बावजूद भी बोर्ड की सालाना आमदनी महज 90 लाख है, जबकि जानकार मानते हैं कि बोर्ड की सालाना आमदनी कम से कम 1000 करोड़ होनी चाहिए। इनके खिलाफ हम बहुत ज़माने से लड़ रहे हैं। 2013 तक 990 प्रॉपर्टियों के खाली करने के ऑर्डर्स हो चुके थे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हम 2015 में हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में PIL फाइल की, जब हम तमाम एक्सरसाइजेज अपनी करके थक चुके, किसी भी SDM ने कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बावजूद भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट की बार बार डांट लगाने के बावजूद भी किसी भी SDM ने किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड की आधी से ज्यादा जमीनों पर सरकारी एजेंसियों के कब्जे हैं। 990 प्रॉपर्टी के मामले में कोर्ट के ऑर्डर बोर्ड के हक में आ चुके हैं और जमीनों से कब्जे छुटाए जाने का हुक्म कोर्ट सुना चुका है, लेकिन दिल्ली का कोई भी SDM कब्जे खाली नहीं करा पाया। सख्त इंस्ट्रक्शन दी थी SDM को, अगर SDM को ये कहा था कि आपने खाली नहीं कराया तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि 3 महीने होने के बाद 990 में से हम सिर्फ 8 प्रॉपर्टीज खाली करा पाए हैं। उसमें देखिए वक्फ बोर्ड की जो बॉडी है ना, वक्फ बोर्ड के पास पावर नहीं है। LNDO या कोई भी आता है DDA तो पुलिस पूरी फोर्स प्रोटेक्शन देती है, और अगर DDA वक्फ बोर्ड अगर उसको चैलेंज करने जाता है तो पुलिस कोई सहायता नहीं करती। तो इस तरह से हमारी बॉडी डेड पड़ी है। इस मामले में मौजूदा हुकूमत ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता सरकारें भी उतनी ही गुनहगार नजर आती हैं। कांग्रेस के जमाने में बोर्ड के चेयरमैन रहे हारून यूसुफ खुद मानते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कब्जे की जद में है। वो इसके लिए उन वकीलों को भी जिम्मेदार मानते हैं जो कानूनी लड़ाई तो कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन कब्जे करने वाली पार्टी से मिलकर केस को कमजोर कर देते हैं। वक्फ की इतनी जायदादें दिल्ली में हैं, अगर उनको बाकायदगी के साथ मौजूदा दौर के किराए के साथ लिया जाए तो जो काम वक्फ बोर्ड का था, बेवाओं को तनख्वाह देना, यतीम बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च करना, बेवाओं को वजीफे मिला करते थे, वो तमाम काम मैं समझता हूँ कि जब तक संजीदगी के साथ उस तरफ कदम नहीं उठाए जाएंगे ये पूरा नहीं हो सकता। और इसमें सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तमाम पहलुओं की तरफ देखे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड का कोई भी अफसर इस सिलसिले में बात करने को तैयार नहीं होता। ऐसे में हालात बदलेंगे इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। शोएब रजा की रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।